बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। प्रोग्राम फेस टू फेस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे छोटे भाई अकबर बाजवा साहब तबीयत नासाज होने के बायस तशरीफ नहीं लाए, लेकिन नाजरीन 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ट्रायल का बिल आखिर एक साल बाद फैसला आ गया है। मगर इस इवेंट पर क्या हुआ, ज़रा अगर हम गौर करें तो पहले तो बानी चेयरमैन जब गिरफ्तार हुए 9 मई हो गया, फिर बड़े ओहदे की तैनाती का वक्त आया तो लॉन्ग मार्च आ गया, फिर 26 नवंबर आ गया तो खान को रिहा करो, चलो चलो डी चौक चलो की आवाज़ें हमारे कानों में आती रही। मगर गुज़िश्ता रोज़ 14 साल कैद बामुशक्कत का फैसला पीटीआई कहती है अदालत में चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में 2-3 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें स्टोरीज मेरे पास है, इन पर आगे जाकर हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो अब मुस्लिम लीग नून जो है, मेरे पास खबर है कि उसने मुज़ाकरात के दरवाजे कर दिए हैं अब बंद। दाओ गलती गुंजाइश निश्ता, मेरी रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ जो पीटीआई है वो आप खान का जो मुकदमा है वो हाई कोर्ट में लेकर जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी कि जिस जज साहब ने फैसला दिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2004 में डिसमिस किया था, क्यों किया था, इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान है उनका नाम है सिद्दीकी साहब। क़य्यूम सिद्दीकी साहब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या एहतसाब अदालत के हवाले से, किसी भी अदालतों के हवाले से अगर आप बात करें तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब को मुकम्मल ग्रिप है और वो पूरी पकड़ रखते हैं इस हवाले से। तो मैं सीधा ही आपका वक्त ज़ाया किए बगैर, क़य्यूम सिद्दीकी भाई, इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला देने वाले जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में डिसमिस कर दिया था। 2022 में वो दोबारा तैनात हुए। पीटीआई जब इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी, चैलेंज करेगी, तो पूछना ये चाहता हूं, इस केस पर क्या इस पहलू का जो केस है इस पर कोई असर इन जज साहबान के हवाले से पड़ेगा? क्या पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? इस हवाले से क्या कहेंगे क़य्यूम सिद्दीकी भाई? देखिए, जो ट्रायल होता है उसमें अगर आपने ट्रायल के अंदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस ना लिए हों तो फिर लेटर ऑन स्टेज के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं। अब इसमें वो 2022 में तैनात हुए थे, 2022 में अगर तैनात हुए थे तो 2022 से लेके अब तक वो मौजूद हैं और जुडिशल सर्विस में हैं। ये कोई अचानक तो हुआ नहीं है कि बग़ैर किसी अगर वो डिसमिस हुए थे। लेकिन आई डोंट नो कि वो फैक्ट्स चेक करने वाली बात है, महज इल्ज़ामात और हैं। क्योंकि दूसरी तरफ एक बात ये भी आती है कि जब वो हबीब वहाबुल खैरी साहब वाला जो इशू था जिसके ऊपर 2005 की जजमेंट का वो हवाला देते हैं कि भी उसके बाद जो है वो एक कोई इंक्वायरी जो है वो हुई थी, और इंक्वायरी जो है वो शायद उस वक्त इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के चचा थे, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और मतलब ये भी सुनने में इस तरह की बातें आ रही हैं क्योंकि सईद चौधरी जो कोर्ट्स को करते हैं, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्वीट मैं पढ़ रहा था और उस ट्वीट के अंदर था कि इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी उसके बाद इनको बहाल कर दिया था। अब देखना ये है कि भी इसके फैक्ट्स क्या हैं। जाहिर है कि एक ऐसा शख्स अगर वो सर्विस में नहीं है तो वो मुकदमा कैसे सुन सकता है। अगर वो अपॉइंट हो गया था तो उसकी वो इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी से क्लियर होने के बाद वो रीअपॉइंट हो गया होगा। तो आया बुनियादी चीज़ ये है कि क्या ट्रायल के दौरान ये ऑब्जेक्शन लिया गया था या नहीं लिया गया था। उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि हम तो ये सुन रहे थे कि वो कहते कि हमें भरपूर एतमाद है इन पर। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप एक लंबे अरसे से कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के आप उन वाहिद बेस्ट 3 जर्नलिस्ट में आपका शुमार है जिनकी इस काम पे ग्रिप है। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर कोर्ट्स में जाते हैं तो आप चंद माह पीछे चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के साथ पोजीशन ली हुई थी, कुछ जजेस ग्रुप्स बने हुए थे, आप खुद भी ये ब्रेकिंग खबरें देते रहे हैं। अब जब आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो वहां के माहौल में क्या कोई आप तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, जो पिछले 3-4 साल का माहौल था, इस वाले से अभी हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस या आफरीदी से भी बात हुई थी और उनसे भी हमने यही कहा था
कि ये जो जजेस के दरमियान में एक्रिमनी है, जो चपकलिश है, जो रंजिश है, वो किस हद तक जो है वो कम हुई है। तो उनका जो जवाब था, उनका ये कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ हो जाएगा, और क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर जिस किस्म के मुकदमात आए हैं, जितने सियासी मुकदमात आए हैं, तो उसमें जो है वो कुछ पोजीशनिंग थी। लेकिन वो बात जो है वो हमें अभी भी नज़र आती है। अगर आप इसको ज़रा और मुख्तलिफ अंदाज में सोचें कि ज़ाहिर है वो एक इदारे के सरबराह हैं, वो इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तकसीम अभी भी नज़र आती है। और एक तकसीम तो बड़ी वाज़ेह है, और वो है आइनी बेंच की और रेगुलर बेंच की। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो आप देखते हैं कि एक सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि चीफ जस्टिस नहीं बन सके 26वीं आईनी तरमीम के बाद। उनकी जानिब से मुसलसल खतूत जो हैं वो उसके ऊपर लिखे जाते हैं। चीफ जस्टिस को पहले लिखा था जुडिशल कमीशन की कमेटी, जो जजेस कमेटी होती है, उसके अंदर उन्होंने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने जो है वो अपनी साइड के ऊपर ही फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तश्कील दे दिया था 4 नवंबर को। उसके बाद जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर भी वो इस तरह की बात करते हैं। तो वो बज़ाहिर तो जो है वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन और अभी हाल ही के अंदर एक मुकदमा आया जो इख्तियारात की तकसीम के हवाले से है, कि आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के इख्तियार के हवाले से आर्टिकल 191A जिसमें अमेंडमेंट करके की गई है, तो उस पर भी उन्होंने नोटिस लिया और इशू किया इस एतराज़ पर कि आप नहीं सुन सकते। तो जजेस के माबैन में बहरहाल वो उस तरह का आइडियल माहौल नहीं है। क़य्यूम भाई, आप अभी आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, तो अगर इस पर बात की जाए तो क्या आप समझते हैं कि बेंच में कौन कौन है? क्या चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था। इस वक्त क्या सूरत हाल है आईनी बेंच के हवाले से? इस वक्त जो आईनी बेंच है उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है। आप ये देखेंगे जस्टिस समीनुद्दीन जो हैं वो पंजाब से हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल बलूचिस्तान से हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी सिंध से हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस समीनुद्दीन वो सरबराह हैं, वो दोनों पंजाब से हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, और बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफ़गान है। तो चारों सूबों की नुमाइंदगी तो मौजूद है इस वक्त। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ट्रायल को अगर ज़रा गौर से देखें और हाई कोर्ट में जाता हुए इसे देखें, तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो ट्रायल है अमूमन कितना अरसा लग जाता है यहाँ से रिलीफ मिलने का? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर अर्जेंट हेयरिंग का केस हो तो वो हाई कोर्ट जो है वो फ़ौरन उसको अर्जेंट हेयरिंग के ऊपर लगा के सुन लेते हैं। लेकिन एक है जो कि आपका ये एक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का केस है, आम रूटीन के अंदर वो क्योंकि अपील है डीबी सुनेगी। अब इस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे जज साहिबान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा एतराज़ होता है, लेकिन दूसरी जानिब भी जो दीगर जज साहिबान हैं उनके ऊपर भी एतराज़ होता है। जैसे टेरिन जेड वाइट का जो केस था, आपको याद होगा कि जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस और मोहसिन क़यानी साहब उसको सुन रहे थे और फिर वो एक किस्सा बना था, उन्होंने ख़ुद ही अपलोड कर दी थी, लेकिन अपलोड होने से पहले वो जजमेंट जो है वो एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी हो गई थी। तो अभी ये जो कह रहे थे ना कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे थे कि जनाब ये इसकी बुनियाद पे ऐसा हो सकता है, इतनी सज़ा होगी, इतनी नहीं होगी, और ये पहले से कहा जा रहा था। तो टेरिन जेड वाइट के केस के अंदर भी वहाँ पे तो एक पूरी की पूरी जजमेंट जो है वो अपलोड होने से पहले लीक हो गई भी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, तो उसमें फिर जो मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं और दूसरे तीसरे हैं, तो दोनों तरफ से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल है कि एक साइड जो है वो दूसरी तरफ के जज साहिबान को नहीं मानती है, या उनके ऊपर जो है वो उनको एक मखसूस नुक्ता नज़र से जो है वो देखती है। आपने ये भी देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन हर ही मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला है मुख्तलिफ बेंचेस के। उसमें चीफ जस्टिस का बेंच भी था, उसमें गुल हसन साहब के भी बेंच थे, और उसमें दीगर दूसरे बेंच थे।
तो अब भी वो जो हैं वो ये फिर आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने वो मुदाखलत वाले ख़त की जो है वो बात शुरू कर दी है और वो उस तरह की बातें हो रही हैं। अब रिसेंटली 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सुप्रीम इस हाई कोर्ट के अंदर। एक राजा इनाम साहब हैं। राजा इनाम साहब जो हैं वो हैं जिन्होंने शायद राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ ANF के केस की जो है वो वकालत की थी। और दूसरे सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आज़िम खान हैं, जिनका मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन भी आज हो गया है और मेरे ख्याल में हफ्ते मंडे को जो है वो शायद अपना ओथ भी उठा लेंगे, तो फिर वो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो अब अमूमी तौर के ऊपर तो मुकदमा जो है वो लगेगा, और क्योंकि इसमें 14 साल सज़ा है तो इतनी जल्दी ये मुकदमा डिसाइड होता हुआ नज़र नहीं आता। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, PTI का मौक़िफ़ है कि पैसे हुकूमत के पास, कब्ज़ा भी अब चला गया हुकूमत के पास, सज़ा इमरान खान का को 14 साल कैद बा मुशक्क़त, कत्ल की सज़ा भी 14 साल ही मेरा ख्याल होती है, और बुशरा बीबी, बाकी सबको रिलीफ मिल गया। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? कोई सियासी स्मेल तो नहीं लग रही है आपको? किसी को नहीं मिला उसमें। जितने भी इसमें जितने को एक्यूज थे वो तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, PO डिक्लेयर हुए हुए हैं। और जो नैब का केस है, अगर आपको याद हो, पनामा के केस में इसी तरह से हुआ था। मियां शाह नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं उनको सज़ाएं दी गई थी। उनके हस्बैंड जो हैं उनको भी 1 साल की सज़ा दी गई थी और इस तरह का सूरत हाल थी। लेकिन उसमें जो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ जो हैं वो को एक्यूज़ थे, तो वो उनको PO डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आए थे। उन्होंने इसमें नहीं, फिर बाद में उन्होंने पेश होने के बाद जब पनामा की जजमेंट आ गई और हाई कोर्ट का फैसला आ गया, एक्विटल हो गया, तो फिर उसके बाद वो पेश हुए थे और वहाँ पे उनका एक्विटल हुआ। क़य्यूम भाई, मेरा आपसे एहतसाब अदालत के अंदर जो है वो जो एब्सेंशिया के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता है, तो वो जब अब क्योंकि इश्तिहारी हैं, उनकी शायद प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी कोई वो ऑर्डर है हुकूमत का, तो वो जब तक आके इसमें शामिल नहीं होते हैं वो तो एक अलग ही सूरत हाल रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये जो एक्यूज़ हैं इसमें देखना है कि क्योंकि वो सज़ा किस हद तक बरकरार रहती है। एक चीज़ तो है आपकी या उन लोगों के बारे में कि अगर कोई चोरी करे और चोरी का माल बरामद होने के बाद वो वापस कर दे, तो क्या उससे चोरी का जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है? ये सिंपल सी बात है। क़य्यूम भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। अभी आपने पनामा का लफ्ज़ बोला है। जब पनामा में सज़ा होने लगती है तो कोई खुद ही खबरें लीक करवा देता है, और अब इमरान खान को सज़ा होने लगती है। ये हम सहाफ़ियों को कहाँ से खबरें मिल जाती हैं? एग्जैक्ट खबरें, इतने साल कैद होनी है, ये क्या चूहा रिपोर्ट है हुजूर? अच्छा, ये जाहिर है आप भी सहाफ़ी हैं, हम भी हैं, और अगर आप रेगुलरली कवर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को और आप राब्ते में होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज़े हो सकते हैं, किसी का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। मैं तो आपको बताया ना कि यहाँ पे तो ये भी हुआ कि तहरीर खान की जो है वो जजमेंट पूरी की पूरी जजमेंट जो है वो लीक हो गई थी। तो बहरहाल कुछ होते होंगे लोगों के सोर्सेज या ज़राए जिनसे वो इन टच होते होंगे, किसी के जुडिशल ज़राए हो सकते हैं, किसी को और हो सकते हैं, तो वो तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो उसमें देखना तो कोर्ट को है कि भाई कोर्ट अपनी चीज़ों को किस तरह से संभाल के रखे। बहुत शुक्रिया। इंतहाई काबिल एहतराम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भाई मेरे थे, और वो फरमा रहे थे कि इस वक्त जो बेंच है उसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी जो है वो शामिल है। मेरे साथ इस वक्त अब होंगे हसनात मलिक भाई, इंतहाई काबिल एहतराम और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे जानते हैं और अपनी तिश्तगी उनसे दूर करते हैं। हसनात साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। हसनात मलिक साहब, फैसला आ गया बानी चेयरमैन का और सज़ा हो गई 14 साल। जज के बारे में मुतनाज़ा का लफ्ज़ भी आ गया। किस नज़र से देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद को और इस फैसले को? देखिए जी, फैसला एक्सपेक्टेड था, और इस जो सज़ा हुई मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि ये तो बानी चेयरमैन जो हैं वो और बानी PTI वो उनके लिए फेवर ही की गई है। फौजदारी केसेस में जब आप इतनी ज़्यादा सज़ा देते हैं और जस्टिफाई ना करें
तो उसका फ़ायदा ही होता है। जिस तरह साइफर केस में जो जुर्म किया था, जो बनना चाहिए था केस इमरान खान साहब का, पर वो उसकी सज़ा 3 साल थी और जो है वो सज़ा दी गई 10 साल से ज़ायद, तो उस केस में तो एक्विटल हो गई। आमिर फारूक साहब ने भी एक्विट कर दिया उनको। तो ये भी इसी तरह मामला है। जज साहब खुद कह रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वो वाइट कलर क्राइम में होती रहती हैं, नेचुरल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नैब लॉ में जो तरामीम हुई, जिसका फ़ायदा नून लीग भी उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, तो क्या उसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा या नहीं? ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इसका मामला आएगा, देखते हैं कि क्या होता है। हसनात मलिक साहब, ये जो मुतनाज़ा का लफ्ज़ जज के बारे में मार्केट में आ गया, ये क्या मुतनाज़ा क्या होता है सर? देखें, ये पॉलिटिकल केसेस में जो भी जिसके ख़िलाफ़ फैसला आता है वो अमूमन उस जज पे क्रिटिसिज्म होता है और उसको मुतनाज़ा करने के लिए बातें होती हैं। ये तो एक असूल है, सिलसिला चल रहा है। आपने देखा होगा पनामा में शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फैसला आया तो जो जजेस ने फैसला दिया उनके साथ भी यही कुछ उनके बारे में कहा गया। तो अब भी यही है। बाकी देखें, अब ये फ़ैसला जो ट्रायल कोर्ट का है ये तो आना था। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये किस बेंच के सामने ये केस लगता है और फिर उसके बाद क्या फ़ैसला आता है, क्या सज़ा सस्पेंड होगी नहीं होगी, अब ये बात इम्पॉर्टेंट है। जी दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि अडियाला जेल में जो अदालत कायम एहतसाब अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये जो फैसला आया, इसके मुताबिक 1 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ है और केस की लगभग 100 समातें भी हुई हैं, 30 से ज़ायद गवाह भी पेश हुए हैं। अब पीटीआई जो इस केस को चैलेंज करने जा रही है, तो किबला मुझे ये समझाएं कि आम तौर पर इस तरह के केसेस में अब कितना और वक्त दरकार होगा? हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता तो ये कितना अरसा लगेगा? पहले ही 1 साल लग गया है, अब मजीद क्या है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, हाई कोर्ट में जल्दी नहीं होती। अदालत अगर रिलीफ देने पे आए तो फिर तो जल्दी होती है। अदरवाइज दूसरी साइड अब हालात को देखती है। जो सियासी लोगों के फैसले केसेस होते हैं वो लीगल से ज़्यादा हालात बड़े मैटर करते हैं। आपने देखा जब शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ के तलक़ात ठीक नहीं थे तो पनामा की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहीं। जब हालात साजगार हुए तो वही जज थे और रिलीफ भी मिलने शुरू हो गए थे। तो ये सारा जो सूरत हाल है कि सरकमस्टांसेस वो कैसे हैं, जब ये बातें हो रही हैं कि मामलात पीटीआई के कोई दुरुस्त समझ होंगे तो अदालतों में भी रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं होंगे हालात तो रिलीफ भी नहीं मिलेगा। मलिक साहब, ये 30 से ज़ायद गवाह पेश हुए, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो मैं अभी बात कर रहा था। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं, क्या इस केस में मेरिट और ग्राउंड की अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल साइड से कोई आपको कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं महसूस होती? देखें जी, जेल ट्रायल इटसेल्फ जो है ना वो भी एक मामला है। उस पर भी सवाल उठेगा कि क्या उसमें हर एक को अलाउ था। दूसरा, 3 दफ़ा जज साहब फैसला का कहते हैं कि जी अनाउंस फिर नहीं देते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नैब लॉ में जो तरमीम की गई पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज किया और कहा कि मैं इनका फ़ायदा नहीं लूँगा, लेकिन बाद में उन्होंने फ़ायदे के लिए दरख्वास्त दी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ़ायदा उनको नहीं मिला। अगर उसी तरह का फ़ायदा दूसरों को मिल रहा है तो फिर इनको भी मिलना चाहिए। ये एक मामला है। तो देखते हैं कि अब कौन से ग्राउंड जो हैं वो अपील में आते हैं, उसमें मालूम होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर जो है वो परसेप्शन जो है वो यही है कि जो मौजूदा हालात में इमरान खान और जो पीटीआई है वो सक्सेसफुल है। ये बात कहने के जी हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो वो बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। आप देखते हैं वक्त क्या करता है। हाई कोर्ट में केस जा रहा है, इमरान खान की जेब में कुछ गया है या नहीं गया है, अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, किस बात पर फैसला हुआ, ये तो हाई कोर्ट फैसला करेगी कि इस
केस का मंतकी अंजाम क्या है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी तो दे दी है, मुआहदा हो रहा है एक साइड पर, और अभी भी सैकड़ों जो हैं वो हलाकतें, शहादतें अभी भी हम देख रहे हैं। ये कहानी क्या है, इसराइल चाहता क्या है और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं जलाल साहब, गजा के स्पोक्समैन मौजूद हैं। इनसे अपनी तशनीगी दूर करते हैं कि बात असल में है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जलाल साहब से। जलाल भाई कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, इसराइली काबीना ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये सारा जंगबंदी का जब मुआहदा है, कल से इस पर अमल दरामद यानी इतवार के रोज से अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। तो एक साइड तो ये है, लेकिन जो इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बड़ा ख़राब है। वो तो जंगबंदी के दौर में और अमन के दौर में हमले मुसलसल करता रहता है। तो पूछना ये चाहता हूं किबला कि क्या ये जंगबंदी जो है ये देरपा साबित होगी? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले बात तो ये है कि ज़ाहिर है इसराइल इस वक्त, इसराइल की जो क़ियादत, अस्करी क़ियादत या सियासी क़ियादत, इस नाजायज़ रियासत की जो क़ियादत है वो तो इंतकाम लेंगे। ज़ाहिर है इनकी जो अहदाफ है, इन्होंने जो दावा की है वो सारा दावा रह गए। इनकी जो नाकामी है बिल्कुल नाकामी है। ये जो जंग उन्होंने मेरी आवाम के ऊपर जो मौत उन्होंने मुसल्लत किए 470 दिन से, और इनके जो दावे हैं, इनके जो अहदाफ है वो सब नाकाम। इनके ज़ाहिर है कि आखिरी टाइम पे तो अपना इंतकाम लेंगे, मैक्सिमम लोगों को शहादत करवाएंगे। मैक्सिमम इनकी कोशिश यही है कि जितना भी मैक्सिमम नुकसानात गज़ा के अवाम को दिया जाए, आखिरी टाइम पे तो देना चाहिए। साथ साथ ये मैं आपको और आपके नाज़रीन को बताते चलूँ, ये नाकामी की निशानियाँ है शहजाद साहब। 4 जो दावे हैं, 4 जो अहदाफ इसराइल ने, इनका जो दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो 4 अहदाफ की बात उसने की थी, उस पर नाकामी का तो यही गुस्सा है ना अभी ना। और वही अहदाफ है मेरे ख्याल में, आपको भी पता है, जैसे GNN सब जानता है, तो जो है ये दुनिया जानती है इनके जो अहदाफ है इसराइल की शुरू से वो क्या है कि हम हमास का ख़ात्मा करेंगे। वो तो कुछ नहीं हुआ हमास को, ठीक है हमास को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन हमास को ख़त्म करने में नाकाम हुआ है। अच्छा, इनके जो कैदी हैं हमास के पास हैं, इनको बाजियाब कराने का जो दावा इन्होंने किया है वो भी नाकाम। तीसरी बात, फ़लस्तीनी अवाम गज़ा की जो अहले गज़ा को वहाँ से हिजरत करना भी मजबूर, वो भी नाकाम। गज़ा के अवाम को अपने मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ उकसाना में वो भी नाकाम। तो आखिर में यही करेंगे, आखिरी कुछ घंटों में जितना भी इनका काबिल एहतराम जलाल भाई, आप ठीक कह रहे हैं, GNN जानता है, लेकिन जंगबंदी के जश्न पर इसराइल फौज ने फिर हमला किया और 116 अफराद मेरे शहीद हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुआहदा है ये देरपा आपको लग रहा है कि अब आपको नहीं समझ आ रही कि इस मुआहदे का कोई फायदा नहीं? क्लियर जवाब दें आज। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि शहजाद साहब, ये पहले मैं इस मुआहदा के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वो मुआहदा है, ये वो डील है जो मई 2024 में पेश किया गया है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं था, अभी वही मुआहदा है, वही इसकी जो डिटेल है जो अभी हुआ। फ़र्क इतना है कि वो उस दौर में जो बाइडन है और इस दौर अब समझ ले कि ट्रंप का दौर शुरू हो गया। बाकी रहा सवाल
इसराइल का, टू बी फ्रैंकली, इसराइल का कोई भरोसा नहीं है। वी डोंट ट्रस्ट इसराइल। हमें तो इसराइल पर कोई भी 1% भी एतबार नहीं है। ये एक दहशतगर्द नाजायज़ रियासत है। और अगर आपको याद होगा सन 2021 में जब जंग हुई थी और इसी तरह जंग बंदी हुई, तो मेरी भी यही बात थी तमाम पाक मीडिया की न्यूज़ चैनल्स में। मैंने यही कहा है कि देखिए, ये जंग हमेशा के लिए रोकने वाला जंग नहीं है। फ़लस्तीन और इसराइल की माबेन जंग रहेगी, दरमियान उनके बीच में रहेगी। जब तक फ़लस्तीनी अवाम को अपना हक हासिल नहीं होगा, ये जंग चलती रहेगी। फिर सीज़ फायर होगा, फिर जंग होगा। अभी आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, और शायद यहाँ के पाक मीडिया में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ये जो कैबिनेट के मीटिंग है शहजाद साहब, जो कैबिनेट इसराइल का जो कैबिनेट की मीटिंग है 7 घंटा जो चला है, 7 आवर्स, उसमें बाकायदा स्मोट्रिच, एक मिनिस्टर का नाम है स्मोट्रिच, जो वज़ीर ख़जाना है इसराइल का, उन्होंने बाकायदा नेतन्याहू से कमिटमेंट लिए हैं। उन्होंने नेतन्याहू से अंडरटेकिंग लिए है कि आप 42 दिन के बाद फिर दोबारा जंग आगाज़ करेंगे, आप फिर दोबारा गज़ा पर हमला करेंगे। बाकायदा ये आप आज की न्यूज़ में आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया ये खबर बाकायदा दे चुकी। जी ठीक कह रहे हैं जलाल भाई आप। जनरल साहब, आपने बातें सारी सुनी हैं मेरे काबिल एहतराम जलाल भाई की। मैंने इनसे जंगबंदी की बात की, उन्होंने 42 दिन का फिगर दे दिया है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी भी इस मामले पे बड़ी ग्रिप है, कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको होता नजर आ रहा है? ये कहां बात जाकर रुक रही है, क्या कहेंगे जनरल साहब? बट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट का। देखिए, मैं इसको समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव साइन तो है कि बिफोर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और विकॉफ का वहां पे मौजूद होना, जो नुमाइंदा थे ट्रंप के, उनका भी इसी बातचीत पे मौजूद होना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन देयर इंटरेस्टेड कि यहाँ पे ये जंग बंदी रहे, क्योंकि उन्होंने क्लेम भी किया था। देखिए, जो इसको खतरे लाहक है, बेसिकली हमें समझने की जरूरत है कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये प्रॉक्सीज की चूंकि वॉर थी, तो ये जो लीड एलिमेंट्स हैं प्रॉक्सीज के, उन्होंने तो मुआहदा कर लिया है। अब देखने की बात ये है कि जो इनको यूज कर रहे हैं या जो फोर्सेस बिहाइंड दिस वॉर मेजर रोल अदा करती रही हैं, आया वो प्रो पीस और इस अमन के ख्वाह हैं या नहीं है। अब अरब वर्ल्ड को भी चाहिए कि वो इससे सबक सीखे और आगे मोर यूनिटी के साथ ज्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज रखें, इस पीस को मेंटेन अगर करना है। ऑफ कोर्स हमारी फिंगर्स क्रॉस रहेंगी, हमें शक रहेगा, और जिस तरीके से जो हार्ड लाइनर, स्पेशली आपने देखा होगा उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है नेतन्याहू के, उन्होंने तो क्लियरली अपनी पोजीशन ले ली है कि जी वो इस मुआहदे के खिलाफ है, वो इसके हक में नहीं है, कि वो समझते हैं कि जंग अब काफी एंड स्टेट तक चली गई है, जेनोसाइडल ऑपरेशंस थे सारे, तो इसको खत्म करना चाहिए। आप दोबारा क्यों उनको आबाद करना चाहते हैं? नेतन्याहू उनको गारंटीज दे रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं द क्रेडिट गोज टू ट्रंप, ये नई अमेरिका की इंतजामिया को फिर क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान कहां खड़ा है, दोनों क्लेम कर रहे हैं, क्या सोच रहा है जनरल साहब? जी हाँ, बात यह कि दोनों जो है जी, ट्रंप भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्लेम कर रही हैं जी कि हमें हमारी वजह से, बट एनीवेज दोनों इसमें शामिल हैं। हम किसी एक को इसका क्रेडिट की बात नहीं है, हम तो इंटरेस्टेड है इस पीस के बीच में कि ये पीस आया लॉन्ग टर्म होगा, परमानेंट होगा, क्योंकि अब गाजा को रीस्ट्रक्चर करने में, गाजा को रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आई एम श्योर कि शुरू के जो 10-15 दिन है उन्हीं में हमें इसके बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस मिल जाएंगी कि इसमें नीयत कैसी है, कहां तक इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं। प्रॉबेबली देखिए, नेतन्याहू भी कुछ पॉलिटिकल चीजें थी जिनको एड्रेस करना चाह रहे थे। इजराइल के ऊपर भी स्ट्रेस इसका जरूर है, वॉर का स्ट्रेस जरूर रहता है, और जिस तरीके से ये परमानेंसी आ रही थी इस नफरत में, इस हेट में, वो तो आ चुकी है, वो तो अब डीप रूटेड ये नफरत है। ये जब तक इजराइल और फलस्तीन आपस में इधर नेबरहुड में रहेंगे, ये जो नफरतें हैं, ये जो दुश्मनियां, ये जाएंगी। लेकिन हुकूमतों को चाहिए कि वो इंपॉर्टेंस समझे इस पीस की और इसको आगे लेकर जाएं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है जी। 46,000-47,000 शहादतें कहना बहुत आसान है, बट साहब इनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं,
उनको समझने के लिए वही लोग इस दर्द को समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये बीती है। तो अब जिनके ऊपर ये बीती है, ठीक कह रहे हैं जलाल भाई, जनरल साहब ठीक कह रहे हैं, आप लोगों पर बीती है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि जंग में गजा पर 85 टन बारूद बरसाया गया, जबकि 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, 1,15,000 जख्मी हुए। अब मलबा हटाने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। सवाल यहां पर जलाल भाई आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बिजली में कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जलाल साहब आप मुझे यह गाइड करें कि ये दोबारा इसको बहाल करने में कितना और मजीद वक्त लगेगा। मुआहिदा तो हो गया अपनी जगह पर। सर देखिए, ये जंग और ये फ़लस्तीन और ये गज़ा का बहाली उस वक्त होगा जब फ़लस्तीनी आवाम को, फ़लस्तीनी लोग, हमें अपना हक जब तक नहीं मिलेगा, हमारा एक आज़ाद रियासत है जो हमसे छीने गया है, हमारी ज़मीन, हमारा मुल्क, हमारा जो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, जब तक इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में अमर दरामद नहीं करेगा, मेरे ख़्याल में ये जंग होते रहेगी। बाकी रहा सवाल आपने जो ज़िक्र किया है गज़ा और शहादतों की जो तादाद आपने फरमाया है, और जो गज़ा में जो तबाही हुई है 470 दिन से, जो क़यामत सुग़रा कि मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी ये जुमला यूज़ करता रहा और दूसरे चैनल्स में, क़यामत सुग़रा का दिन चलते रहे गज़ा के आवाम के ऊपर है। देखिए ये कुर्बानी है, मैं तो मेरी नज़र में और फ़लस्तीनी आवाम की नज़र में ये वो कुर्बानी हमने दी है अपने मुल्क के लिए। और अगर आप तारीख़ भी नज़र डाल दें तो कई अक़वाम, कई लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दिया है, लेकिन बदकिस्मती से हम जब कुर्बानी दे रहे थे शहजाद साहब मस्जिद अल-अक़सा के लिए, जब हम कुर्बानी दे रहे थे उम्मती मुस्लिमा की इज़्ज़त और वक़ार के लिए, आलम इस्लाम खामोश रहे। हमें दुख इस बात का है, इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे बतौर एक फ़लस्तीनी है तो मैं कहूँगा हमें जो 470 दिन में जो दुख तकलीफ़ अगर इसराइल ने दी है उसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिका और मगरब ताकत है, तो इससे बढ़कर आलम इस्लाम ने हमें भी दुख तकलीफ़ दी है, क्योंकि आलम इस्लाम खामोश रहा, आलम इस्लाम सिर्फ तमाशाई देखते रहे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक फ़िक्र आपको ज़रूर कहता जाऊँ। इंतहाई काबिल एहतराम तर्जमान गज़ा जलाल भाई ने जो बात आज कर दी है कि ये जो मुआहिदा हो रहा है इसराइल, पैलेस्टाइन, गज़ा, ये सारी बातें उन्होंने कहा है कि फिर मुआहिदे के नीचे लिखा जा रहा है कि इस मुआहिदे के होने के बाद 42 का फिगर दिया है, 42 दिन बाद इसराइल फिर हमला करेगा। ये क्या है? कहाँ सोए हुए हैं मुसलमान ममालिक? कहाँ खड़ा है पाकिस्तान? क्या पैलेस्टाइन पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा? ये जुल्म है। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मारूफ गुलकार और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब हैं। जवाद अहमद साहब के मुतल्लिक आजकल टॉप ट्रेंड चल रहा है कि उन्होंने जनाब क्या बिजली चोरी कर ली है, क्या उनकी अहलिया का मसला है। लिहाजा हमने इधर की उधर की बातें सुनने की बजाय सोचा अपने नाजरीन से डायरेक्ट मुखातब जवाद भाई को करवाया जाए और जवाद भाई से पूछ लेते हैं कि असल कहानी है क्या, वाकया है क्या। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं जवाद भाई आप? बिल्कुल खैरियत है। जवाद भाई, ये क्या आप तो लोगों को केस लड़ने वाले हैं, लोगों के मसाइल हल करने वाले हैं, आप बिजली चोरी का मुकदमा, ये क्या बात हुई? मैं तो सबसे पहले ओपनिंग इससे करूंगा इस सेंटेंस से कि ये बड़ी घटिया सी बात है कि इतना छोटा सा इल्ज़ाम मेरे जैसे बंदे पे लगाया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना मुनाफकत या धोखा देना या चोरी करना, डाका, कत्ल, वो ये अगर चीज़ें मैंने करनी होती या मैंने इवन कोई करप्शन करनी होती तो मैं सियासत ना करता, क्योंकि सियासत के बारे में ना जो मजहबी लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कट्टर, वो कहते हैं कि ये पैगम्बराना पेशा है। और जो लोग इवन एथियस्ट भी होते हैं ना या सेमी मजहबी होते हैं, वो कहते हैं कि ये इनकलाबियों का पेशा है।
तो मुझे बताएं कि इन दोनों पेशों के अंदर कहाँ से धोखा या झूठ या फरेब या चोरी आती है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक गलत फहमी हुई है उस वक्त। उन लोगों ने इसको अना पे ले लिया, जो भी उनके लोग आए थे। एक्चुअली वर्किंग क्लास ने इतना नहीं लिया जितना अफसरान ने ले लिया, क्योंकि उधर कोई हीटेड एक्सचेंज हुआ वर्ड्स का, तो उधर लोगों ने ना थोड़ा सा फ्लेयर अप हो गए। मेरे लड़के भी, सिर्फ स्टार्ट यहाँ से हुआ था। मैं आपको वो बता देता हूँ 1 मिनट में। मैं अपने घर बैठा था, मुझे फ़ोन आता है मेरी बेगम साहबा का, वो एक्चुअली उनके मैनेजर से पहले आता है, और मेरी बेगम साहबा शौक से एक अपना काम कर रही हैं, सैलून बनाया हुआ, और एक ही प्रॉपर्टी है मेरी और उनकी। मेरा घर भी मेरा नहीं है, मेरे वालिद साहब का है। तो उस शौक से काम करती हैं, पैसे वैसे कोई नहीं ज़्यादा कमाती, ना मेरा घर उनके पैसों से चलता है, मैं अपना घर खुद चलाता हूँ। वो जो पैसे कमाती हैं वो खुद ही अपने लिए रखती हैं, तो वो शौक से कर रही हैं। वो जब फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कुछ लोग आए हैं, 8 लोग, वो कह रहे हैं जी कि हमने बिल लेके आए। तो वो बिल दे दिया उनको, गार्ड नहीं दे दिया, हमने भी दे दिया। वो कह रहे हैं जी हम तो लेस्को की तरफ से आए, वापडा की तरफ से आए, वापडा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद दोबारा मुझे इनका फ़ोन आया, अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे जो ग्रीन मीटर लगा हुआ है ना, उसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, और ये अब ना लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। और 3 लोग हमारी सैलून के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। तो हरासमेंट सी है, क्योंकि ख़वातीन ही आती हैं, ख़वातीन ही काम करती हैं वहाँ पे। तो वो 3 लोग ऐसे खड़े हुए, और 5 लोग जो हैं वो खंबे के साथ खड़े हुए हैं। वो भी साथ है, वो भी बिल्कुल साथ है, उसके गेट दीवार के आगे है, मतलब आगे नहीं है, दीवार के आगे है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने एक लड़के को भेजा, मैंने कहा पता करो। उन्होंने कहा जी सर्वे कर रहे हैं पूरे इलाके का, ये भी उसके अंदर ऐसे हमने ग्रीन मीटर्स का सर्वे कर रहे हैं। वो झूठ था, क्योंकि वो उसके बाद किसी पूरे इलाके में नहीं गए। जब ये गुफ्तगू हुई बाद में थाने में, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैंने SDO से पूछा कि आप और कहाँ गए थे, तो कहता है ये मैं आपको बताने का मिजाज नहीं हूँ। मतलब वो कहीं नहीं गए, वो सिर्फ वहीं आए। इससे कबल भी कभी राब्ता किया लेस्को वालों ने आपके साथ? कभी या भी पहला नहीं। वाकया ये? आज तक कभी मैंने ज़िंदगी में पूरी किसी भी डिपार्टमेंट के इंसान को अपने साथ प्यार के अलावा और डील करते नहीं देखा। अच्छा हाँ, अभी तक उनको पता था या नहीं पता था किसका है ये, लेकिन बहरहाल ये अभी तक वाकया हुआ है। मैं वापस में उसको बुला लिया दोबारा। मैं अपने हम काम कर रहे थे कहीं, थोड़ी देर के बाद मुझे तो आखिरी फ़ोन जो आया वो ये आया कि ये इन्होंने हथौड़े से लॉक तोड़ा है, हथौड़े से, और अब हथौड़े से ये नला तोड़ा है, और अब ये जंगला जो है काट के इन्होंने मीटर निकाल लिया है, और ये पता नहीं उसको को पेचकस से क्या कर रहे हैं, और पता नहीं वो उसको कोई मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ क्या देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से ये जा भी नहीं रहे। इस बात पे ना मैंने जब दोबारा भेजा ना बंदे को, अभी भी मैं नहीं गया, दोबारा जब भेजा तो उसने मुझे पता है क्या कहा। उसने कहा, मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं चोरी का मसला है। मुझे आग लग गई ना मेरे दिमाग में एकदम। चोरी मतलब मेरे प्रोफेसरों की, हाँ, जो प्रोफेसरों की औलाद हूं मैं, ठीक है, हमारे लिए ये तौहीन नहीं है, गाली है बल्कि। तो मैं वहीं से निकला एकदम चोरी कहाँ से आ गई। मैं वहाँ से निकला, मैं आया हूँ, ये कहते हैं जी गाड़ी चढ़ाई। ओ भाई, ये खंबे के सामने खड़े हैं 7-8 लोग, अभी 10 हो चुके हुए थे। मैं आया हूँ तो मैंने गाड़ी के अंदर से बात करनी है, ये पूरी सड़क वो कहते हैं ना मल के बैठे हुए हैं पंजाबी में। तो मैंने बिल्कुल बात इसलिए गाड़ी रोकी क्योंकि मैंने गाड़ी में से इनसे बात करनी थी। मैंने नहीं जाना था, मैंने मास्क लगा लिया था और मैंने पोनी कर ली थी कि यार ना मुझे पहचाने, क्या ज़रूरत है। मैं वहाँ गया, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मैंने सिर्फ ये पूछा। उन्होंने कहा जी ये चोरी का मामला है। चोरी का मामला, पर्चा दर्ज कर दिया, हाँ जी, डिटेक्शन बिल भी डाल दिया। अच्छा, फ्रांसिक इंस्पेक्शन के बगैर मेरी जो इंफॉर्मेशन है, लेस्को काम तो बिल डाल ही नहीं सकता। मीटर तो इस वक्त आपके पास है, नहीं कर सकता। और हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया? ये है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल ना। ये तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये MLFID है। अब मैं वो आपको वाकई बता दूं, सिर्फ आधा मिनट में। अच्छा, ये आप इतने अग्रेसिव, मेरी स्क्रीन पे जो चल रही है फुटेज, ये इतने अग्रेसिव क्यों हुए थे? इसीलिए बता रहा हूँ। वो मैं जब उनसे मैंने कहा ना कि ये सारा, तो उसने कहा, फिर कहा कि चोरी, मुझे चढ़ गया और गुस्सा। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार देखो मेरी तो आप तो सियासतदान है, सियासतदान तो गुस्सा खाता ही नहीं यार। भाई चोरी कर रहे हैं मेरे, मतलब चोरी मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि, मैंने कहा देखो आप जो कह रहे हो ये तो हुई नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़े क्यों हूँ? ये मीटर जो है ये तो मेरा मीटर है, आपने मेरी मर्जी बगैर ही तोड़ा क्यों है? आपने निकाला कैसे? आपको पता है ये सब इलीगल है, सब इलीगल है। फिर आप मुझे कह रहे हो कि हमने लेके जाना है, आप नहीं लेके जा सकते। अच्छा, सियासी साजिश तो नहीं है ये? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए मैं कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा अल-कादिर का जब से केस आया ना, मैं बहुत ज़्यादा, एक टाइकून है, पता नहीं नाम लेना है कि नहीं लेना, वो चैनल चलाते नहीं है, मैं चल ले देता हूँ।
मलिक रियाज और इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस था, मैं इन सब के खिलाफ बात कर रहा था। तो मुझे लगा एकदम कि ये तो कोई लगता है ये कोई प्लांटेड है, क्योंकि कौन सिर्फ मेरे घर के सामने खड़े हो गए हैं। हो सकता है, मैं मान लेता हूं। हाँ। ना मलिक रियाज पावर में है, ना बुशरा बेगम पावर में है, हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की है। तो मैं ये इल्जाम आपको मरियम नवाज पे लगाना चाहिए या पीटीआई वालों पे लगाना चाहिए? जो मुझे पता चला है ना, वो ये पता चला है कि मरियम नवाज और मुस्लिम नून नहीं करना चाहती थी FIR, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि हमारे पास कोई है ही नहीं एविडेंस ऐसा कि हम इनके जवाद अहमद आपके जिनको हम चाय पिला रहे हैं बुला के, क्योंकि जब ये मसला उन्होंने हमें बिठाया इकट्ठे तो उन्होंने कहा जवाब में चाय पिए। आपने फरमाया कि ग्रीन मीटर उतारा गया। हाँ जी। ग्रीन मीटर तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो सोलर सिस्टम वाला काम है, आम वाला तो काम ही नहीं होता ग्रीन मीटर। यही तो असल बात है ना कि ग्रीन मीटर जिसमें मैं आपको बल्कि बिजली बना के दे रहा हूँ। हाँ। और मैं अपनी बिजली ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमें ना कंज्यूम करनी पड़े वापडा की बिजली, तो वो वाला होता है ग्रीन मीटर। अब उस पर मैंने क्या करप्शन करनी है? इसलिए देखें ये जो पूरा मामला है ना, ये मुझे लगता है कि ये जो लेस्को के लोग हैं ना, या तो उनके पीछे कोई है और या ये अना पे ले गए हैं, क्योंकि मैंने वहां जाके अच्छा, उसमें एक यूनिट का मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल होता है। अब अगर रिकॉर्ड होता है तो आप ये गलतफहमी लेस्को की दूर करने के लिए को फ्रांसिक इंस्पेक्शन कराने को तैयार है? मामला मुकाओ जवाद भाई। मैं तो मुकाना चाह रहा हूँ, ये नहीं मुकाना चाह रहे। देखें, मैंने तो उनको कहा कि जो भी हुआ है ना, मुझे पुलिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा जवाद भाई माफ़ कर दें, आप भी बड़ा दिल करके, और आप भी इसको दरगुदर कर दें। मैंने कहा मैं माफ़ फ़ौरन कर दूंगा और 6 दफ़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने तो जी FIR करानी। अब नाज़रीन, मुझे जितनी समझ आई है, ये चोरी का मामला नहीं, ये बिल चोरी का मामला नहीं, ये इतना मुझे थोड़ा सा समझ आता है। जवाद भाई मेरी बात सुन रहे हैं, नाराज़ तो होंगे कि काली गाड़ी पर जवाद भाई जब आए हैं तो हम मेरी बहन का जो पार्लर है उसके बाहर 5 अफराद खड़े हैं। इनको शायद थोड़ा सा नागवार गुजरा कि ये खवातीन के सामने क्यों खड़े हैं, जिस पर थोड़ा सा ये भी सीख पा हुए हैं। मैंने बोला है हरासमेंट, मैंने कहा आप कर रहे हैं यहाँ पे, हरासमेंट का उस वीडियो में आया हुआ है, यूज किया, जहां से मामला ये तवील होता गया। लेकिन मैंने लेस्को काम से 3-4 दफ़ा रिंग किया है, मैंने लेस्को चीफ से भी बात की है कि बराए करम, मैंने उनके DD से भी बात की है कि प्लीज़ आप आए, मेरी कुर्सी जवाद साहब के साथ हाजिर खिदमत है। लेकिन उन्होंने जवाद भाई के साथ बैठना पसंद नहीं किया, न जाने क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। तो मेरे दिल में चोर नहीं है। मैं अब एक आखिरी बात आपको बता दूं, ये आज मैंने ही कहा था कि पुलिस को बुलाएं। इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।